मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अहम बैठक, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक जो है वो चल रही है। प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट है उनकी प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। ये बैठक जो है थोड़ी देर पहले की गई थी और अब इस बैठक के तहत जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको दिशा निर्देश दिए गए। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक थी। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग को लेकर के समीक्षा की गई। इससे पहले हमने देखा चिकित्सा विभाग की भी समीक्षा होती है और अब नगरीय विकास विभाग को लेकर के ये बैठक की जाती है, जिनमें प्रोजेक्ट की क्या कुछ प्रगति होती है उसको लेकर के मुख्यमंत्री वहां पर जितने भी अधिकारी हैं उनसे चर्चा करते हैं और जो कुछ भी खामियां होती है और सुधार के निर्देश यहां पर दिए जाते हैं, खामियों को दूर करने की बात कही जाती है। जितने भी प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं प्रगति की समीक्षा करते हैं। और खबर फिर से जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ABRSM के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय में ये मुलाकात हुई। सीएम ने हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान अभियान के पोस्टर और स्टिकर का विमोचन किया। प्रतिनिधि मंडल में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण लाल गुप्ता मौजूद रहे, साथ ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर सहित कई लोग इसमें शामिल रहे। तो मुख्यमंत्री से ABRSM के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात, पूरा प्रतिनिधि मंडल यहां पर आता है, मुलाकात की जाती है और ये मुलाकात मुख्यमंत्री कार्यालय में ही होती है। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान अभियान का पोस्टर भी यहां पर विमोचित किया जाता है, पोस्टर विमोचन होता है और जितना भी पूरा प्रतिनिधि मंडल यहां पर आता है उनसे बड़े ही मुस्कुराहट के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलते हैं और पोस्टर विमोचन यहां पर करते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। ABRSM का ये पूरा ग्रुप जो है यहां पर आता है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले CP राधाकृष्णन। पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की जाती है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद ये मुलाकात कई मायनों में खास। पीएम मोदी ने CP राधाकृष्णन को बधाई दी। आपको बता दें कि कल एनडीए की तरफ से जो बैठक हुई थी उसमें आखिरकार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो CP राधाकृष्णन के रूप में सामने आता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है, बचपन से ही संघ से जुड़े रहे हैं, तकरीबन 16 साल की आयु से ये संघ से भी लगातार जुड़े रहे और तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं विशेषज्ञ कहते हैं कि दक्षिण को साधने की रणनीति जो है अब पूरी तरह से बीजेपी ने तैयार कर दी है, क्योंकि तमिलनाडु के रहने वाले हैं और तमिलनाडु में ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, साथ ही 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार कोयम्बटूर से रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का ये कार्ड भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही ओबीसी से ये आते हैं। और अब बात अलवर की, जहां पर बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक शहर मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बहाला टोल के पास में सांखला गांव में 7 साल के मासूम पर 8 से 10 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब बच्चा स्कूल से लौटने के बाद अपने साथी बच्चे के साथ में खेलने निकला था और घर लौटते वक्त रास्ते में अचानक से कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। करीब 3 से 5 मिनट तक कुत्ते मासूम को नोचते रहते हैं और जब तक लोग मौके पर पहुंचे तब तक बच्चे के शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचता जहां पर घाव ना हो। उसके पूरे शरीर पर गहरे जख्म हुए। शरीर पर 50 से 70 तक छोटे बड़े घाव देखने को मिले और मासूम की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दर्द में ये मासूम देखने को मिलता है। हाईकोर्ट ने आदेश भी दिए कि जितने भी डॉग हैं उनको शेल्टर होम में डाला जाए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना जो है वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार नगर निगम किस तरह से अपने काम को कर रहा है, क्योंकि नगर निगम को साफ तौर पर हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि जितने भी डॉग हैं उनको शेल्टर होम में डाला जाए। दूर काटा था, खेतों में जा रहा था, लड़के के पास स्कूल से आके नहीं दूसरे लड़के इसके दोस्त है उसके पास जा रहा था।
तब जाते जाते जाने खा के कुत्ते थे, 8-10 कुत्तों ने घेरा है ये पकड़ के। 8-10 कुत्ते थे। पता नहीं है भैया, जितने कोई हमको तो बहुत दूर वालों ने बुलाया था कि आपके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तब गए थे। और बंदे काम कर रहे थे, दूसरे बंदे काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे गाँव में चली गई। मैं तो अभी खेल में चले गए उनके साथ। अच्छा, आप गांव के किसी दोस्त के साथ खेलने चला गए? हाँ, बच्चा है इनके साथ के जो उनके संग चले गए। नहीं, थोड़ी दूर है घर में इनको, थोड़ी दूर घर है इनको, जो माँ चले गए। फिर उधर से आ रहे लेट नहीं है, जट पटक लियो खेतों में। वो माँ आके नहीं है, जट पटक लियो तो उनने दूसरे पड़ोसी ने पता पड़ो जो मैंने बचायो। मैं तो गाय बांध में गई भाई। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत से प्रदेश कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ की मुलाकात होती है। कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की। पूर्व सीएम के सिविल लाइंस आवास पर यह मुलाकात की जाती है। मुलाकात के दौरान आदिवासियों के कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। तो बेहद ही खास खबर, जहां पर पूर्व सीएम के जो आवास है उस पर मुलाकात होती है। अशोक गहलोत से कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ की मुलाकात होती है और यहाँ पर तमाम जो आदिवासियों से जुड़े मुख्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत। आदिवासियों को लेकर के जो मुद्दे हैं उन पर लगातार चर्चा होती रहती है कि किस तरह से उन मुद्दों को सुलझाया जाए और आखिरकार यहाँ पर पूरा का पूरा प्रकोष्ठ आता है और सिविल लाइंस पर उनके आवास पर उनसे मुलाकात करता है और उनके मुद्दों को सुनता है, चर्चा करता है और सुलझाने की बात की जाती है। और अब खबर अजमेर से, जहां पर श्री वाटिका अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है। श्री वाटिका अपार्टमेंट के जी ब्लॉक फ्लैट नंबर 302 में आग लगी। इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी पूरा मकान, जिसके चलते जलकर राख हुआ। लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। अपार्टमेंट में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आनन फानन में लोगों को बाहर निकाला है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि यहां पर नहीं हुई। पुलिस और दमकल विभाग ने अब जांच शुरू कर दी है। तो खबर अजमेर से, जहां पर अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी मची है। आसपास के लोगों में दहशत है। आनन फानन में लोगों को यहां पर फिलहाल बाहर निकाला जा चुका है और फिलहाल किसी भी तरह से कोई जनहानि की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड वहां पर समय पर पहुंचती है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। अजमेर श्री वाटिका अपार्टमेंट अलवर से खबर, और अपार्टमेंट की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग जाती है और आग के कारण देखिए कि किस तरह से अपार्टमेंट के बाहर धुआं हो जाता है और फायर ब्रिगेड वहां पर। और अलवर से संवाददाता संदीप हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी फिलहाल वहां पर हालात कैसे हैं? क्या जितने भी लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया है? कितने लोग वहां पर थे? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि अजमेर के जो श्री वाटिका अपार्टमेंट है, इसके अंदर शाम को 6 बजे करीब अचानक से 302 फ्लैट नंबर है, उसके अंदर आग लग गई। और आग लगने के बाद जब फ्लैट क्या बंद था, जिसके बाद अचानक से अफरा तफरी मच गई। लोग आसपास के जो फ्लैट वाले थे नीचे उतर कर भागे और गनीमत रही कि अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ। उसके बाद सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन फ्लैट में लॉक लगा हुआ होने के कारण आग के अंदर फ्लैट के अंदर नहीं जा पाया और आग बहुत पूरे फ्लैट में फैल गई थी। जिसके बाद उस दरवाजा तोड़कर फायर कर्मी अंदर पहुंचे और इस आग को बुझाने का प्रयास किया और करीबन आधे घंटे के बाद ये आग पर काबू पाया गया। जी बिल्कुल, साथ ही वहां पर जो अपार्टमेंट में आसपास के लोग थे उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अपार्टमेंट का कहना था कि अपार्टमेंट में जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना था कि अपार्टमेंट के अंदर किसी भी तरीके के फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं थे और जो फायर सेफ्टी उपकरण थे वो काफी दिनों से बंद पड़े थे, जिससे भी आग पूरे फ्लैट में फैल गई। तो इसके बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जब जाकर आग पर काबू पाया गया। अगर समय रहता अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पूरे फ्लैट को आग अपनी चपेट में ले लेती और बड़ा नुकसान हो सकता था।
क्योंकि बिल्कुल। गैस की टंकी भी फ्लैट के अंदर पड़ी थी और कई जो विद्युत उपकरण थे वो भी उसके अंदर पड़े थे। अगर गैस की टंकी में ब्लास्ट होता तो पूरे फ्लैट में कई प्रकार की जनहानि हो सकती थी। बिल्कुल, राहत की बात यह है संदीप की किसी भी तरह की जनहानि यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन क्या जानकारी कितना नुकसान यहाँ पर पहुंचा है फ्लैट में, किस तरह से जो है, क्योंकि नुकसान मिलने की खबर भी मिल रही है, तो ऐसे में कितना नुकसान वहां पर हुआ है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो फ्लैट है उसके अंदर पूरी तरीके से जल के राख हो गया। उसके अंदर हर चीज, जो सोफे थे, उनका जो अंदर सामान था, पलंग, LCD टीवी वगैरह सभी तरीके से पूरे तरीके से जल के राख हो गया। अगर समय रहता, अगर आग पे काबू पाया ले जाता तो शायद नुकसान से भी बच सकता था, लेकिन फ्लैट मालिक थे जो कहीं बाहर गए हुए थे और फ्लैट में ताला लगा हुआ था। और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी मौके पर तो पहुंच गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड भी आग बुझाने में थोड़ी देर लगा पाई। इसके कारण पूरा जो सामान था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी देने के लिए। तो खबर ये अजमेर की थी, जहां पर एक अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। हालांकि उस वक्त अपार्टमेंट के जो मालिक थे वो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फायर ब्रिगेड ने समय रहते पहुंचकर वहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। और चलिए अब खबर सहसन की, जहां पर वायरस बुखार फैलने का मामला देखने को मिला है। मेडिकल टीम घर घर ब्लड सैंपल लेकर जांच कर रही है। उपखंड क्षेत्र में मेडिकल टीमों का सर्वे लगातार जारी है। वायरस से पीड़ित के घर पहुंचाई जा रही दवाइयां, झोला छाप से इलाज के चलते हो गई थी 2 बच्चों की मौत। आपको बता दें कि BCMO डॉक्टर मंसूर अली और मेडिकल टीमों ने कंट्रोल कर लिया है। तो उपखंड क्षेत्र में मेडिकल का सर्वे जो है वो लगातार जारी है। वायरस वहां पर हुआ है और पीड़ित के घर दवाइयां भेजी जा रही है। झोला छाप से इलाज के चलते यहां पर 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी थी। एक बड़ी लापरवाही, झोला छाप डॉक्टर के इलाज के चलते यहां पर 2 बच्चों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और सहसन में वायरस बुखार फैलने का मामला। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी उतारेगा विपक्ष। इंडिया ब्लॉक की बैठक में ये बड़ा फैसला। तो इंडिया ब्लॉक की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी यहां पर विपक्ष भी उतारेगा। हालांकि संख्या बल जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए का ज्यादा है, लेकिन अब देखना है विपक्ष यहां पर क्या कुछ पैंतरा जो है, क्या कुछ कार्ड यहां पर जो है वो चलेगा। लेकिन चुनौतियां विपक्ष के लिए काफी ज्यादा है। कौन प्रत्याशी होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनडीए ने तो कल अपनी बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को लेकर के उम्मीदवारी जताई उपराष्ट्रपति पद के लिए। आपको बता दें कि तकरीबन 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ये पद खाली था। और उसके बाद एनडीए ने CP राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार चुना है, जो कि ओबीसी से आते हैं और तमिलनाडु से आते हैं। कहीं ना कहीं दक्षिण को साधने की चुनौती, बचपन से तकरीबन 16 वर्ष की आयु से आरएसएस से भी जुड़े रहे और 2 बार सांसद रहे, तो वहीं तमिलनाडु के अध्यक्ष भी रहे। और अब खबर पोखरण से, जहां पर रामदेवरा मेले में अवैध पार्किंग से श्रद्धालु परेशान है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस मामले में संज्ञान लिया। व्यवस्था के नाम पर परेशान करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एडीजे किशोर तालेपा ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। डीएम प्रताप सिंह, एसपी अभिषेक शिवहरे और एसडीएम को जांच के और कार्रवाई के आदेश दिए गए। और चलिए अब खबर छोटी सादड़ी से, जहां पर पुलिस की नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई। 162 किलो 690 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया। परिवहन में प्रयुक्त टाटा हैरियर कार और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 24,40,000 रुपए आंकी गई। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और परिवहन में प्रयुक्त टाटा हैरियर कार और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। कार और मोटरसाइकिल की तस्वीरें आपको दिखाई
डोडा चूरा को लेकर के एक और कार्रवाई, जिसकी अनुमानित कीमत भी आपको दिखाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया। नशे के अवैध कारोबार पर लगातार पुलिस नकेल कसती हुई दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने मार्बल पर रॉयल्टी बढ़ाए जाने के विरोध में जिले की सभी खदानें लगातार 18 दिनों से बंद है। 23 जुलाई को सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद 28 जुलाई से खदान मालिकों ने खदानों से लोडिंग बंद की है। इसके चलते स्टोन इंडस्ट्री और उससे जुड़े अन्य उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए। खदान मालिकों के समर्थन में मार्बल माइनिंग एसोसिएशन, मार्बल गैंग्सा एसोसिएशन और ट्रक एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट घेराव और धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। देश दुनिया में पहचान बना चुके राजसमंद के मार्बल को बचाने के लिए व्यापारी वर्ग ने चेतावनी भी दी कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन और भी तेज होगा। जिसके चलते आपको बता दें कि जिले की तकरीबन 18 खदानें यहां पर बंद पड़ी है। राजसमंद जो कि जहां पर मार्बल का गढ़ है और वहां पर किस तरह से मार्बल के तमाम व्यापारी धरने पर। व्यापार मंडल जिसमें खाद्यान्न मंडल, कपड़ा व्यापार संघ, दूसरे उद्योग जो भी राजसमंद में है वो और हम सब मार्बल से रिलेटेड जितने भी संघ हैं, हम सब कल एक वाहन रैली केलवा चौपाटी से कलेक्ट्रेट तक, पुरानी कलेक्ट्रेट तक और पुरानी कलेक्ट्रेट से हम पैदल जुलूस निकालेंगे और हमारे साथ राजसमंद के जितने भी व्यापार मंडल हैं, खाद्यान्न मंडल, कपड़ा मंडल, ज्वेलरी वाले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारी एसोसिएशंस हमारे साथ कल आंशिक बंद रखकर हमारे सहयोग में, हमारे समर्थन में, क्योंकि राजसमंद की लाइफ लाइन मार्बल उद्योग है और उसके सपोर्ट में वो सब आ रहे हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मजबूर नहीं किया जाए कि हम इस आंदोलन को रोड पे लेके आएँ और यहाँ का माहौल ख़राब हो। राजसमंद का हम शांतिपूर्ण बंद के अभी तक सहयोग में रहे हैं, सरकार से हम शांति से बात कर रहे हैं, बट सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको तुरंत संज्ञान में लिया जाए और हमारा समस्या का निराकरण किया जाए। और चलिए अब खबर कोटा के सांगोद से, जहां पर मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है। कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। अचानक आसमान में काले बादल छाए और तेज हवाओं के साथ में झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश होते ही लोगों ने यहां पर चैन की सांस ली और शहर का माहौल एकदम सुहावना कर दिया। तो कोटा से खबर, जहां पर बारिश होते ही लोगों ने यहां पर चैन की सांस ली और मौसम काफी सुहावना यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब खबर सांगोद से, जहां पर रात्रि के समय गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 14 अगस्त की रात आरोपियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जिसके चलते 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चारों आरोपियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 14 अगस्त की यानी कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले की ये घटना है, जहां पर रात के समय इन चारों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को धर दबोचा है। और अब खबर कोटा से, जहां पर थेगड़ा पुलिया के पास में नगर निगम ने जो कचरा पॉइंट संचालित कर रखा है उसे हटाने की मांग को लेकर सूरसागर संघर्ष समिति ने धरना दिया है। समिति ने किसी भी टिप्पर को कचरा खाली नहीं करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि जब तक डंपिंग यार्ड यहां से शिफ्ट नहीं होगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। समिति का कहना है कि उमैदगंज के पास नया कचरा प्लांट तैयार हो चुका है, इसके बाद भी डंपिंग यार्ड को वहां पर शिफ्ट नहीं किया गया है। आपको बता दें कि धरना राजू सिंह विजय के नेतृत्व में हुआ, जिसमें दिलीप, पूर्व पार्षद कन्हैया लाल गुर्जर, भुवनेश रिंकू और राजकुमार कलवा समेत कई लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अब तक सिर्फ झूठे आश्वासन ही दिए गए, समस्या का
कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ। देख सकते हैं इस तरफ ये हमारा सूरसागर का क्षेत्र है और यहाँ पे लगभग आधे कोटा शहर का कचरा यहाँ पे आके डंप किया जाता है। कोटा उत्तर नगर निगम ने आज से 3 साल पहले एक टेंडर निकाला। उस टेंडर के तहत यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक अत्याधुनिक कचरा पॉइंट बनाया गया और वो बनके 2 साल से तैयार है। हम ये चौथी बार आज धरने पे बैठे हैं। बार बार हमें निगम प्रशासन के द्वारा बस कहा जाता है कि 15 दिन में 20 दिन में हम ये कचरा डंपिंग यार्ड यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देंगे। भाई वो जब अत्याधुनिक है वहाँ ना कचरा फैलेगा ना उससे किसी को नुकसान होगा, तो आखिर शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे आसपास के सूरसागर के जो निवासी हैं, यहाँ स्कूल है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं, उन्हें तरह तरह की बीमारियाँ हो गई हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? कोई प्रशासन, चाहे वो आज हम बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक निगम प्रशासन जो उनका कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या जो हेल्थ ऑफिसर होता है या जो भी होते हैं। और चलिए अब खबर धौलपुर से, जहां पर बाल वाहिनी की फिटनेस को लेकर स्कूल संचालक की लापरवाही देखने को मिली। एक प्राइवेट स्कूल की बाल वाहिनी में धक्का देते दिख रहे ये तमाम बच्चे। मासूमों के धक्का लगाने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। प्राइवेट स्कूल संचालकों को नहीं मासूमों की परवाह। हरदेव नगर स्थित EJS निजी स्कूल का ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। धौलपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मासूम जो है बाल वाहिनी को धक्का देते हुए दिख रहे हैं। और चलिए बात सिरोही की कर लेते हैं, जहां पर माउंट आबू में भालुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल स्थानीय वन विभाग की लापरवाही से जंगल में भोजन और पानी की कमी के चलते भालू आबादी क्षेत्रों की तरफ पलायन कर रहे हैं और दुकानों में रखे सामान में तोड़फोड़ कर खाद्य सामग्री को निशाना बनाते हैं। इसी बीच राजनीतिक पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता की दुकान में भी भालुओं ने तोड़फोड़ की। इससे मानवीय जीवन को खतरा भी हो सकता है। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया और कहा कि एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। ट्रैफिक कांस्टेबल और पिकअप ड्राइवर के बीच धक्का मुक्की और कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से ड्राइवर और कांस्टेबल के बीच में कहासुनी होती है, धक्का मुक्की होती है। कोटा का ये वीडियो है। ट्रैफिक कांस्टेबल ने पिकअप ड्राइवर की जो है वो कॉलर तक पकड़ डाली है। ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। मामला 15 अगस्त का है, जब 80 फीट रोड के पास का ये मामला देखने को मिलता है, जिसके बाद में आसपास के लोग भी हैरानी में आ जाते हैं। जानकारी के मुताबिक चालान काटने के दौरान पिकअप ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल के बीच में बहस होती है। आवेश में आकर कांस्टेबल ने पिकअप ड्राइवर की कॉलर तक पकड़ डाली, मतलब धौंस जमाते हुए ये देखने को मिलता है ड्राइवर कि किस तरह से यहाँ पर ये धौंस जमाता है और कॉलर तक पकड़ डालता है। इस दौरान पिकअप में मौजूद एक युवक ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विवाद बढ़ने पर पिकअप ड्राइवर ने कांस्टेबल पर शराब के नशे में अभद्रता करने के आरोप लगाए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल कैलाश को निलंबित कर दिया। और अब खबर अजमेर से, जहां पर ग्राम दादिया के किसानों ने साल 2024 का फसल खराब की बीमा राशि और मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने पर उपखंड अधिकारी नीतू मीणा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सभी किसानों और अन्य किसान क्रेडिट धारकों के बैंक ऑफ बड़ौदा से किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर ऋण लिया था। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शुभांशु शुक्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। आज जमकर सोशल मीडिया पर भी शुभांशु शुक्ला की चर्चाएं होती है और देखिए कि किस तरह से जो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। शुभांशु शुक्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, आज हर जगह पर शुभांशु शुक्ला छाए रहते हैं और उसके बाद ये तस्वीरें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभांशु शुक्ला का जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं वो भी देखते ही बनता है ये तस्वीरें। और देखिए बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है शुभांशु शुक्ला की। देखिए कि किस तरह से वो वीडियो भी बताते हैं अंतरिक्ष के, लगभग छोटी वो वीडियो थी, अंतरिक्ष की वीडियो वो दिखाते हैं और देखिए गले मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुभांशु शुक्ला। तस्वीरें, वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं।